हमारे जनरल सेक्रेटरी सेवा श्री एनडी राम सर जी का। सबसे पहले मैं महाकारुणिक भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ और देश में जन्मे उन सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं को नमन करते हुए, जिनमें मुख्य रूप से आज हम जिनकी 132वीं जयंती के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आधुनिक भारत के निर्माता, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायणा गुरु जी, मान्यवर कांसीराम साहब और सभी संतों गुरुओं को नमन करते हैं। आज के इस जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य महाप्रबंधक श्री सूर्यकांत जी, गाजियाबाद बीए हेड सुभाष चंद्र जी, इनमार्सेट जीएम आशीष साहिल जी, कौशिक जी, राजीव जी, एसएनए के चेयरमैन पश्चिमी उत्तर प्रदेश नागर जी, एनएफटी के सर्कल सेक्रेटरी सैनी जी, और इस मंच पे एक ऐसी शख्सियत यहाँ पे मौजूद है, मैं उनके बारे में बताना जरूरी समझता हूँ क्योंकि उनका स्पीच सीएम साहब के आने से पहले हो गया है। ओल्ड एसोसिएट ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब, जो मंच पे शख्सियत विराजमान है, मान्यवर अजीत गौतम साहब, जो अभी 84 साल उनका चल रहा है, 83 कंप्लीट हो चुका है, और देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जो प्रोमिनेंट जो भी कंट्रीज हैं, सभी नेशनल इंटरनेशनल सभी जगह जा कर के और बाबा साहब की बातों को बताने का काम करते हैं। मान्यवर अजीत गौतम साहब हमारे लिए वो एक अनमोल रत्न है। मैं पूरे देश के अंदर जाता हूँ, सभी सर्कलों में, ऑलमोस्ट सभी मेन सिटीज में मैं गया हूँ या जाता हूँ, लेकिन इस उम्र में मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं नजर आता जो कि बाबा साहब को मिशन को लेकर के, बाबा साहब के मिशन मोमेंट की बात करता हूँ। तो मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ जो आज बहुत ही मुश्किल से समय निकाल करके बीएसएनएल में वो यहाँ पे आए हुए हैं। सभी इस हॉल में उपस्थित बीएसएनएल के हमारे सभी भाइयों या बहनों, आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का ये दिन है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसके पहले भी मैं गाजियाबाद में बहुत बार आया हूँ, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि लोगों में और भी जोश और जुनून है, और भी अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है। और क्यों ना हो, अभी मैं देख रहा था कि अवार्ड दिया जा रहा था सेवा की तरफ से, अभी जो पिछले कुछ दिन पहले स्पोर्ट्स जो ऑल इंडिया शायद मीट होती होगी, मुझे लगता है कि उसमें वो विनर रहे होंगे, और बहुत सारे साथी जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको अवार्ड दिया जा रहा था। तो जोश और जुनून कायम रहना ये बिल्कुल लाजमी है और रहना ही चाहिए। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आज आप लोगों से इंटरेक्ट होने का मुझे मौका मिला है दोबारा। साथियों, जैसा अभी नागर जी कह रहे थे कि बाबा साहब एक ऐसा नाम है कि अगर बाबा साहब के बारे में बातें किया जाए तो लगातार
वो समय कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएंगे। बाबा साहब को अभी हम लोगों ने जाना ही कितना है। हम बातें करते हैं, हम बहुत सारी चीज जानते हैं, लेकिन क्या बातें करना, क्या जानना इतना ही काफी है? बाबा साहब ने हमें जो रास्ता बताया, हम उस पर चलने का कितना कोशिश करते हैं, और हम सच्चाई को जानने का भी कितना कोशिश करते हैं। हम अभी पीछे सुन रहे थे स्पीच, साहब भी बोल रहे थे, गौतम साहब भी बोल रहे थे, और लोगों ने भी बोला कि बाबा साहब आज या पहले भूतकाल में भी अगर देखें या वर्तमान में, कोई भी ऐसा व्यक्ति उभर कर आया नहीं है जो बाबा साहब की टक्कर में जो इतना विद्वान आदमी हो। ये ग्राउंड फैक्ट है, और दूर दूर तक ऐसा कोई नजर आता भी नहीं है अभी। लेकिन बाबा साहब का जीवन एक संघर्ष भरा जीवन रहा है शुरू से। बाबा साहब का नाम भी अगर कहा जाए तो एक संघर्ष का नाम है। बाबा साहब ने बचपन से जो संघर्ष किया, वो संघर्ष तो उन्होंने झेला ही, लेकिन जब सक्षम हो गए, जब उनके लायकी के बराबर और कोई भी नहीं था, उस समय भी उन्होंने जिल्लत झेली है, जलील किया गया। उस समय भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। बाबा साहब ने, जैसा साहब बता रहे थे कि 1913 में जब पहली बार वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए, वहां जब देखे तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि देश के अंदर तो काम करने के लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं जहां पे आदमी काम कर सकता है, यहां बहुत सारा स्कोप है। लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया, जब वहां के महिलाओं को देखा, बराबरी का जो हक देखा, जो बराबरी वहां पे देखी महिला पुरुष का, तब उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं देश के अंदर जाकर के दो ही वर्गों के लिए काम करूंगा, तो साहब बता रहे थे, महिला वर्ग और दलित वर्ग। लेकिन मैं उनकी दूसरा संकल्प भी बताता हूं कि बाबा साहब ने 1927 में एक दूसरा भी संकल्प लिया था, एक दूसरा भी संकल्प लिया था 23 सितंबर को, जब पढ़ने के बाद जो बड़ौदा नरेश ने बाबा साहब को जो छात्रवृत्ति दिया था, छात्रवृत्ति के बदौलत बाबा साहब विदेश में पढ़ने गए थे, उसमें एक एग्रीमेंट था कि बाबा साहब पढ़ाई पूरा करने के बाद आएंगे तो उनको यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। और बाबा साहब वहाँ पे बहुत ही अच्छे पोजीशन पे, डिफेंस सेक्रेटरी के पद पे वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ बाबा साहब ने देखा कि उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि बाबा साहब को घर से निकाल दिया गया था, सारा सामान फेंक दिया गया था, और बाबा साहब बहुत मायूस हुए। और वहां से फिर उन्होंने निश्चय किया कि अब मुझे वापस जाना चाहिए बॉम्बे। जब बड़ौदा स्टेशन आ रहे थे तो रास्ते में ही एक पेड़ था, एक बरगद का पेड़ था, वहां बैठ करके बाबा साहब ने बहुत रोया, बाबा साहब ने बहुत रोया। और उसी दिन बाबा साहब ने दूसरा संकल्प किया, दूसरा संकल्प लिया कि आज के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा। अगर मैं जीऊंगा तो समाज के लिए, मरूंगा तो समाज के लिए, और मैं समाज के लिए काम करूंगा। ये दूसरा संकल्प था।
साथियों, आज यहाँ बैठे हुए हैं सभी, मैं समझता हूं कि किसी तरह की कमी नहीं है किसी के पास, हर तरह से हम खुश हैं। आप सोचिए, आज से 100 साल पहले जब हमारे समाज के लोग नंगे और भूखे रहते थे, नंगे और भूखे रहते थे, और आज हमारी जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन को बनाने वाला कौन है? आज पोजीशन को बनाने वाला कौन है? सिर्फ एक, हमारे लिए सिर्फ एक ही भगवान है, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, हम नौकरी करते हैं, हम 10 से 5 नौकरी करते हैं या जो भी समय हो, हम अपने लिए काम करते हैं। आप सोचिए, बाबा साहब की जो विद्वता थी उस समय, बाबा साहब को देश में जो पोजीशन मिली, जो मिलना चाहिए था वो तो मिली नहीं, लेकिन बाबा साहब चाहते तो विदेश के अंदर बहुत अच्छे पोजीशन पे, कहीं का राष्ट्रपति, कहीं का प्रधानमंत्री भी बन के भी रह सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने निश्चय किया था कि मैं वापस जाऊंगा इंडिया में, भारत में जाऊंगा और मैं अपने लोगों के लिए काम करूंगा। जैसा साहब बता रहे थे कि बाबा साहब का संघर्ष सारी जिंदगी चलता रहा। जैसे मैं एक बात कहूं, आप सभी जानते हैं, लेकिन हम उसको एहसास नहीं करते। हम जानते हैं कि जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, जिस संविधान की शपथ सभी लेते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी मिनिस्टर हो, हमारे मुख्य न्यायाधीश हो या कोई भी हो, किसी भी अच्छे पोजीशन पे जिस संविधान का शपथ लेते हैं, उस संविधान के रचयिता को जीते जी पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाने दिया जाता, जीते जी पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाने दिया जाता। आप सोचिए, उस समय भी क्या सोच थी, क्या मानसिकता थी और लोगों की। क्या वो चाहते तो बाबा साहब को लोकसभा के अंदर नहीं भेज सकते थे? अगर चाहते तो बाबा साहब के मुकाबले में कोई खड़ा नहीं रहता, कोई भी खड़ा नहीं रहता, और बाबा साहब पार्लियामेंट के अंदर जाते, लोकसभा के अंदर। बाबा साहब तो पार्लियामेंट के अंदर गए, लेकिन राज्यसभा के मेंबर बनते गए थे बाद में, लेकिन लोकसभा के अंदर बाबा साहब को नहीं जाने दिया गया। क्या उस समय के जो लोग थे, क्या ऐसा नहीं कर सकते थे? लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब का जो कद है, बाबा साहब का जो स्ट्रेचर है, इतना बना हुआ है और इसे और ना बढ़े। ये सच्चाई है। और आज भी जो साहब कह रहे थे कि बाबा साहब के बारे में हम अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश के अंदर सच्चाई नहीं बताते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग भी बाबा साहब की जो बात करते हैं तो सिर्फ इतना बात करते हैं कि बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये चीज छुपा रहता है। ड्राफ्टिंग कमेटी में तो और लोग भी थे और मेंबर थे, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि यस, ड्राफ्टिंग कमेटी में और लोग थे, 7 लोग थे, बाबा साहब आज वन ऑफ देम। लेकिन आप बाकी 6 लोगों के बारे में पता कर लीजिए, बाकी 6 लोगों के बारे में पता कर लीजिए कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। 6 लोगों के बारे में पता कर लीजिए कि क्या कंट्रीब्यूशन है संविधान का जो आर्टिकल है उसको लिखने में। कोई विदेश में रह गया, वहीं पे कोई बीमार था, कोई मर गया, उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया, रिप्लेस जिसको किया गया उसने भी कुछ काम नहीं किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो बाबा साहब का जो दौर था, उस समय सारे लोग बैरिस्टर ही लगभग थे। आप पहले कैबिनेट को अगर देखें, जो फर्स्ट कैबिनेट थी, उसमें आप देखिए मैक्सिमम लोग बैरिस्टर थे, मैक्सिमम लोग बैरिस्टर थे, मैक्सिमम लोग विदेशों से पढ़ के आए हुए थे। लेकिन बाबा साहब ने संविधान क्यों लिखा? बाबा साहब ने संविधान क्यों लिखा? ये प्रश्न चिन्ह मैं आप लोगों के बीच में छोड़ता हूं और इसकी चर्चा होनी चाहिए। बाबा साहब के बारे में सही चर्चा नहीं होती है, होनी चाहिए चर्चा। सारे बैरिस्टर थे, लेकिन किसी भी बैरिस्टर में वो चीज नहीं थी जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में थी।
ये सबकी मजबूरी थी उस समय सबकी मजबूरी थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये जिम्मेवारी दिया जाए, और इस तरह से दिया गया और बाबा साहब ने बखूबी उसको निभाया। जैसा कि साहब कह रहे थे, मैं इसलिए साहब का नाम ले रहा हूं कि उन्होंने बाबा साहब को अपनी आंखों से देखा है, बाबा साहब को अपनी आंखों से देखा है। बाबा साहब के साथ वो बैठे हैं, बाबा साहब को उन्होंने स्पर्श किया है। हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि आज हम बाबा साहब के साथ हैं यहाँ पे। और वो दर्द बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब बाई इलेक्शन में 1954 के बाई इलेक्शन में भंडारा से हार गए, पहला इलेक्शन में तो उनके पीए को सामने खड़ा कर दिया गया और पीए से हरवा दिया गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज भी हमें अपनी सोच में बदलाव लाना जरूरी है, आज भी सोच में बदलाव लाना जरूरी है, ऑफिस में भी बदलाव लाना जरूरी है, घर में बदलाव लाना जरूरी है, समाज के अंदर बदलाव लाना जरूरी है, राज्य के अंदर, देश के अंदर लाना जरूरी है। साथियों, आज देश, आप बताइए, कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी ताकत थी जो आजादी से पहले 565 रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था, 565 रियासतों में बटा हुआ था। कौन सी ऐसी ताकत रही जो सबको जोड़ के रखा? वो भारत का संविधान है। सिर्फ एक चीज है जो भारत का संविधान है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिसको लिखा, और उसके बदौलत आज सारे हम इकट्ठे हैं, सारे एकजुट हैं, सारे भाईचारे के साथ रह रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सिर्फ दलितों के लिए नहीं लिखा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सारे लोगों के लिए लिखा, पूरे देशवासियों के लिए लिखा, एक एक व्यक्ति के लिए लिखा, किसी भी जाति बिरादरी का हो उसके लिए उन्होंने लिखा। जैसा सभी आप लोग जानते हैं कि अगर हम जातियों की बात करें तो 6743 जातियों में हम बटे हुए हैं, 6743 जातियों बटे हुए हैं। मैं समझता हूं कि कोई याद करे तभी याद नहीं होगा किसी को। अब ये अलग विषय है कि इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आज अगर मेरा देश, अगर हमारा देश अगर सशक्त होगा, अगर विश्व गुरु बनेगा, सर्वशक्तिमान बन सकता है, तो तभी बन सकता है जब अभी भी समानता की भावना होगी, समानता की भावना होगी, तभी ऐसा हो सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं। वैसे हमारे सर्कल सेक्रेटरी हैं, बहुत ही जुझारू सर्कल सेक्रेटरी हैं, बहुत ही एनर्जेटिक है, हमें समय समय पे बताते भी रहते हैं। आप सीजीएम साहब के बारे में भी कहते हैं कि सीजीएम साहब बहुत अच्छे हैं, सबका ख्याल करते हैं। अभी सभी लोगों ने जो पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बहुत ही अच्छे स्वभाव के भी हैं और अच्छा सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन मैं पूरे देश की सिनेरियो बता रहा हूँ, ये ग्राउंड फैक्ट है कि आज भी सूर्यकांत जी को आप छोड़ दीजिए, लेकिन आज भी ये सच्चाई है कि अगर एक व्यक्ति मेरा अगर सक्षम है, उसको अगर यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना चाहिए, तो उसको यहाँ न रख करके यहाँ पे रखा जाएगा, रखा जाता है। ये है आज भी। तो हम समझ सकते हैं कि आज 100 साल के बाद भी, आज भारतीय गणतंत्र के 73 साल बाद भी जब ये बात है, तो उस समय क्या बात होती होगी। ये ग्राउंड फैक्ट है। तो हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे डिफरेंसेस थे। बाबा साहब ने एक पॉलिटिकल जो इक्वलिटी लाई, पॉलिटिकल इक्वलिटी के कारण बहुत सारी चीजें हमारे लोगों को मिला। लेकिन अभी भी बाबा साहब ही नहीं और बहुत सारे महापुरुषों ने प्रयास किया पहले कि सोशल इक्वलिटी आनी चाहिए, सोशल इक्वलिटी आनी चाहिए। ये ग्राउंड फैक्ट है, मैं ये बता रहा हूँ और मैं डंके की चोट पे ऐलान करके कह रहा हूँ कि देश के अंदर जब तक सोशल इक्वलिटी अगर सही माने में नहीं आएगी, सिर्फ दिखावे से नहीं होने वाला, सही माने में जब तक नहीं आएगी, तब तक देश ना तो विश्व गुरु बन सकता है ना और कुछ हो सकता है। ये सच्चाई है। तो हमें अल्टीमेटली भारत के संविधान का सम्मान करना होगा। भारत का संविधान को अगर हम जिस दिन सभी लोग ये बसा ले, अपने दिल में बसा ले कि भारत का संविधान को हमें आदर सम्मान करना है,
भारत के संविधान के मुताबिक हमें चलना है, उसके स्पिरिट के मुताबिक चलना है। अरे भारत के संविधान को आप पूरा मत पढ़िए, भारत के संविधान का वो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर प्रियम्बल है, अगर प्रियम्बल को ही अगर आप साथ कर ले तो उसी में सब कुछ है, प्रियम्बल में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी व्यक्ति के घर में भारत का संविधान होना चाहिए। जैसे आप कहीं भी आस्था रखते हो, आप जैसे धार्मिक पुस्तक रखते हैं, आपकी आस्था जहां है आप आस्था रखिए, लेकिन उसके साथ साथ हर व्यक्ति को अपने घर में भारत का संविधान रखना चाहिए। और प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको तो फ्रेम करके रखिए। मैं अपने घर में रखा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी रखा हूँ और प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी रखा हूँ, फ्रेम करके रखा हूँ। सबको रखना चाहिए। साथियों, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, देश हमारा आजाद हुआ 1947 में। आप लोग थोड़ा सा समय मैं बस 5-7 मिनट में बात अपना खत्म करूंगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर कुछ बात रखूंगा, और बात ऐसी रखूंगा, हो सकता है कड़वी हो, लेकिन वो सच्ची बात है। आज देश की आजादी में बहुत सारे लोगों का योगदान है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये बार बार बाबा साहब का नाम लेकर और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ कि देश की आजादी में सैकड़ों लोगों का नाम है, हजारों लोगों का नाम है। देश की आजादी 1857 से शुरू हुई, 1857 से शुरू हुई है। महात्मा गांधी जी को देश की आजादी का जनक कहा जाता है। वैसे अगर लोचकर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 1869 में हुआ। 1857 में ही आजादी का क्रांति का बिगुल बजा दिया गया था, तो उनके जन्म होने से पहले ही आजादी का बिगुल बजा दिया गया था। लेकिन उनका योगदान है बहुत। लेकिन अगर भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, अगर सिर्फ स्वतंत्र होकर रह जाता, आप सोचिए जरा, अगर सिर्फ स्वतंत्र होकर रह जाता हमारा देश, तो क्या आज हम इस पोजीशन में यहाँ पे रहते? इस पोजीशन में यहाँ पे रहते? नहीं। आजाद देश की आजादी ही काफी नहीं था। ठीक है, अंग्रेज यहाँ से चले गए, दूसरे लोग यहाँ पे हम पे शासन कर रहे थे, चले गए, वो काफी नहीं था। अगर देश में एक अच्छा संविधान नहीं आता, अगर देश में सभी जाति धर्म संप्रदाय सबका अगर ख्याल नहीं रखा जाता, सबको जोड़ के रखने का अगर व्यवस्था नहीं होता, तो ये देश आज इस हालत में अभी मतलब इस ऐसी पोजीशन में मतलब इतना अच्छा नहीं हो पाता। लेकिन अभी भी जो स्पिरिट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है, जो प्रेम्बल का स्पिरिट है, अभी भी हम उस पे नहीं चल रहे हैं। हम मतलब हम व्यक्तिगत या हमारा समाज या राज्य, हमारा देश नहीं चल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस मौके पे कहना चाहता हूं कि बात ये आगे भी जाती है, बात आगे भी जाती है और जानी ही चाहिए कि जो देश जिसके संविधान लिखने से स्वतंत्र से गणतंत्र हुआ, 1947 में स्वतंत्र हुआ और 1950 में गणतंत्र हुआ, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ, गणतंत्र हुआ, तो साथियों जब हमारा ये देश गणतंत्र हुआ और गणतंत्र कराने में जिस एक महान शख्सियत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका नाम आता है, अभी मैं बात कर रहा था, क्या उनके नाम पे एक नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए? आज हमें छुट्टी मिलती है, लेकिन कब मिलती है? 2 दिन पहले सर्कुलर आता है, 3 दिन पहले सर्कुलर आता है। क्यों ऐसा आता है? क्यों ऐसा होता है? अगर देश को गणतंत्र करने में, देश को संविधान देने में बाबा साहब का भीमराव अम्बेडकर का इतना बड़ा योगदान है, तो क्या एक दिन उनके नाम का नेशनल हॉलिडे नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट की बात है। अभी भी माइंडसेट की बात है, वो करना नहीं चाहते, क्योंकि बाबा साहब का स्ट्रक्चर, बाबा साहब का कद इतना जो है, इतना ही उनको लगता है कि यार अब इससे और ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि बाबा साहब नाम एक ऐसा बीज है, जितना आप दबाने की कोशिश करोगे उतना ही और एनर्जी के साथ बाहर निकलता है। आप जैसे देखते हो कि जो बीज बोया जाता है उसको पत्थर से ढका जाता है, लेकिन
उतनी जगह के साथ वो निकलता है और बहुत अच्छा पौधा बनता है, पेड़ भी बनता है। तो साथियों, मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, सीजीएम साहब हम सभी को सुनना है, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ। आज यहाँ सेवा के लोग बैठे हुए हैं, सभी यूनियन एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे लोग मिलकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक सवाल भी करना चाहता हूँ कि सिर्फ सेवा के लोगों को ही बाबा साहब की जयंती क्यों मनानी चाहिए? सेवा के लोगों को ही क्यों मनानी चाहिए? क्यों सारे लोग मिलकर नहीं बना सकते बाबा साहब की जयंती? जब देश को संविधान देने में, देश को गणतंत्र बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इतना हाथ है, सभी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या सारे मिलकर नहीं बना सकते? सेवा जो बनाएगी, अगर जिस दिन सेवा नहीं बनाएगी, बाबा साहब की जयंती नहीं बनेगी। आज देश को ये इस बात को भी एहसास करना पड़ेगा, यहाँ बीएसएनएल नहीं, सभी को ये एहसास करना होगा कि आज बाबा साहब का नाम सच्चे माने में हमें लेना है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं और कि सेवा बीएसएनएल इट्स नॉट मेयरली वन एसोसिएशन। एक सेवा बीएसएनएल एक एसोसिएशन नहीं है। मैं सबको कहना चाहता हूं, सेवा बीएसएनएल एक मिशन है। सेवा बीएसएनएल बाबा साहब का एक मिशन है, बाबा साहब का एक मोमेंट है, बाबा साहब का एक आंदोलन है। बाबा साहब ने हमें ये व्यवस्था दिया। ये आज सेवा बीएसएनएल की जो व्यवस्था है, हमें देश का कोई प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, देश का हमारा कोई मिनिस्टर ने नहीं दिया, देश का हमें किसी और ने नहीं दिया। बाबा साहब जब लॉ मिनिस्टर से 1951 में बाबा साहब ने उस समय व्यवस्था करी है। आज हम सभी को गर्व करना चाहिए कि आज हम उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जिसका बुनियाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया हुआ है। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए और गर्व के साथ काम करना चाहिए साथियों। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ फिर से कि बाबा साहब का ये कारवां जो है वो रुकने वाला नहीं है। बाबा साहब का कारवां ये चलता रहेगा और आपको भी इसी सोच समझ के साथ चलना होगा कि ये हमारा जो बाबा साहब ने मौका दिया है, ये प्लेटफॉर्म दिया है, उसका हम मान सम्मान रखें और बाबा साहब महापुरुषों के मिशन मोमेंट को हमें आगे लेके जाना है। हम किसी भी विभाग में हम काम तो करते ही हैं। मुझे गर्व है, मैं फक्र के साथ कहता हूँ, सेवा के हमारे कम से कम 10-15 ऐसे लोग हैं जो बीएसएनएल जो अवार्ड देती है, जो सबसे बड़ा अवार्ड देती है, वो विनर हैं। हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, अगर कोई कन्याकुमारी में वहाँ पे नेशनल प्रेसिडेंट एसटाइटिसम है, वो अवार्ड विनर है। हमारा मध्य प्रदेश का सर्कल सेक्रेटरी अवार्ड विनर है। बहुत सारे लोग हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल में देते हैं, सर्कल लेवल पे वो मिला हुआ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लोग चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, बीएसएनएल की बात छोड़िए, पूरे दिलो जान से काम करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनके आगे पीछे कुछ नहीं है। एनडी राम के आगे पीछे कुछ नहीं है, अगर है तो सिर्फ एक नौकरी। इसलिए हम दिलो जान से काम करते हैं, हम काम में कोई कोताही नहीं करते हैं। अगर कोई कमी है, अगर बीएसएनएल में कुछ कमी अगर है तो पॉलिसी की कमी है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, पॉलिसी की कमी है। अगर पॉलिसी सही तरीके से अगर डिसाइड होगा तो सही काम होगा। हम जो लोग बैठे हुए यहाँ पे सामने बैठे हुए, हम इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हैं। हम पॉलिसी बनाने का पार्ट नहीं है, हम पॉलिसी नहीं बनाते, हम इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हैं। तो अगर उसमें भी कमी है, जो भी पॉलिसी आएगी, जो भी जैसी पॉलिसी आएगी, हम उनके साथ हैं। और हम बीएसएनएल के हमारे जो लीडर हैं, जैसे सुल्तान जी हमारे सीजीएम साहब इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा लीड कर रहे हैं कि नंबर 1 हो गया है यूपी वेस्ट, तो कितना अच्छा लग रहा है। अगर इस तरह से ऊपर से डिसाइड होता है और अच्छी पॉलिसी बनती है, हम उसको साथ देंगे और इस तरह से बीएसएनएल को भी आगे लेके जाएंगे। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप लोग हमारी बात ध्यान से सुना, आप लोग का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।